धन्यवाद। अमर उजाला संवाद के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। मुझे बचपन में एक मंत्र पढ़ाया गया था, उसका क्रम यहाँ बदल गया। एक मंत्र था स्वरूप भाई, बचपन में बच्चों को संस्कृत में पढ़ाया जाता था कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो धर्म भी धन से के बिना नहीं सधता, धन के बिना धर्म नहीं हो सकता। तो क्रम में हम धर्म में पहले आ गए, राजनीति में पहले आ गए, धन में बाद में आते हैं। हमारे जीवन में क्रम बदलते रहते हैं। चूँकि चर्चा राजनीति की भी हो गई और अर्थ की भी हो गई, धर्म की भी हो गई, तो हम धन की चर्चा करें। हमारे साथ दो बेहद खास लोग मौजूद हैं। खास इसलिए हैं कि जब आप उनको सुनेंगे और उनका परिचय जानेंगे तो आपको लगेगा कि अमर उजाला के इस मंच पर इतनी दूर से ये दो लोग क्यों आए हैं। हमारे साथ स्वरूप मोहंती जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं मिराय एसेट्स के। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाथ उठाएंगे। मिराय एसेट्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में मिराय एसेट्स एक चमत्कार है, एक मिरेकल है। इस देश के बाजार में जहां इतने बड़े बड़े भारतीय म्यूचुअल फंड हैं, विदेश के म्यूचुअल फंड आए, इनके बीच मिराय एसेट्स ने सरप्राइजिंगली एक विदेशी फंड ने 234% की ग्रोथ अचीव की, जो बिल्कुल अप्रत्याशित है भारत में। हमने मॉर्गन स्टैनले, हमने जेपी मॉर्गन को देखा। इस पर हम कभी स्वरूप भाई से विस्तार से बात करेंगे। और दूसरे हमारे साथ अपूर्व रंजन शर्मा हैं, जिन्होंने पिछले 1 साल में हर हफ्ते एक स्टार्टअप को फंड किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, हर हफ्ते एक स्टार्टअप की फंडिंग। ये फार्मूला 1 फंडिंग रेस है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात बताएं, स्वरूप भाई गज़ल के शौकीन हैं, गज़लें सुनते हैं। तो हम वो गज़ल के बहाने मुझे याद आया, वो जानिसार अख्तर ने गज़ल की सबसे अच्छी परिभाषा दी है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में जैसे आग छिपा दी जाए। तो इनके लफ्ज़ों में, स्वरूप मोहंती के लफ्ज़ों में वो आग है जिससे शेयर बाजार चलता है। ये तय करते हैं कि कल शेयर बाजार में क्या होगा। और मैं पहला सवाल स्वरूप से ही शुरू करूंगा, उसके बाद फिर अपूर्व के पास आऊँगा। सुबह रोज़ 5 बजे आप मेडिटेशन करते हैं, ये मिराय की 234% ग्रोथ का राज है, या आप सुबह तय करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट ना आ जाए जिससे बाजार कल गिर जाए? देखिए, अगर पता होता डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट करेगा तो मैं कुछ और ही करता रहता। जो अपने कंट्रोल में है वो करते हैं, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचते नहीं है। नॉर्मली हमें कोरियन कंपनी है और हमें ये कहा गया बाय माय प्रमोटर कि नॉर्मली कोरियंस हमसे, इंडियंस उनसे बेटर है, लेकिन कोरियंस ज़्यादा अचीव करेंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा इंडियंस बहुत इमोशनल हैं, नॉर्मली येस्टरडे में रहते हैं और कोरियंस येस्टरडे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम भी येस्टरडे डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कल रात गई बात गई, आगे का सोचते हैं। और जब पैसों की बात होती है तो पैसा बहुत ही एक ट्रस्ट का बिजनेस है। सबका हार्ड अर्न मनी हमारे पास रहता है, तो पहले वो ट्रस्ट कायम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 16 साल से मैनेज कर रहे हैं इंडिया में और रूल के तहत काम करते हैं। अगर रूल के तहत काम करें, और सुबह से हम सुन रहे हैं, सुनील जी ने कहा कि बहुत डिसिप्लिन की काम है, जैसे फिटनेस डिसिप्लिन की काम है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही बड़ी एक डिसिप्लिन की काम है। अगर रूल में रहें और डिसिप्लिन रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। लोगों, ये कंट्री एक ऐसा एक समय आके बिताए कि अगर इन्वेस्टमेंट ना करें तो प्रॉब्लम है। दैट इज़ वेयर वी आर एट दिस मोमेंट। स्वरूप, मैं आपके पास आऊँ, एक सवाल और पूछूं। भारत में इस समय निवेशकों के 3 जनरेशन एक साथ काम कर रहे हैं। एक जेनजी जनरेशन है जो क्रिप्टो और ऑप्शन में पैसा लगा रहा है। दूसरा मिलेनियल्स हैं जो थोड़ा म्यूचुअल फंड में, और उसके पीछे एक जनरेशन है जो अभी भी रियल एस्टेट और एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप को करीब 2 डिकेड तो हम ही को देखते हो गए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। आपको ऐसा क्या लगता है कि भारत के इन्वेस्टर्स का सबसे इनहेरेंट बायस क्या है, सबसे बड़ा बायस क्या है भारत के निवेशकों का, जिसको वो इग्नोर करते हैं? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल कहा है और बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, क्योंकि 3 जनरेशन फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा। 1 साल, मेरा बेटा 27 साल का है, तो 3 एक साथ, और तीनों के रिस्क प्रोफाइल अलग हैं। मेरे पिताजी जो इंडस्ट्रियल एज से थे, शायद थोड़ा रिस्क ज़्यादा नहीं लेते थे। मैं थोड़ा बेहतर लाइफ के लिए पुश किया, तो थोड़ा ये मैं लेके बड़ा घर थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बेटा पूरा अलग है। उसका ये इनसिक्योरिटी उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ले लिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पेरेंट्स ने दे दिया है, और आगे जाके उनका सोच
और उनका बिहेवियर हमारे साथ शायद ताल ना मिले, इसलिए वो जहाँ निवेश करेंगे वो शायद हम लोगों से टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। और यहीं पे इस इन्वेस्टमेंट स्टोरी डिपेंड करता है, क्योंकि वर्ल्ड के 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अंडर 30 इंडिया में है। यंग जो इंडिया के हैं ये कैसे बिहेव करेंगे, इनको कैसे संवारा जाएगा, निवेश करें ना करें, उनके निवेश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद कंप्लीटली अलग हो जाएं। तो हमें भी एज म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर्स उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स करें, लेकिन सबके इन्वेस्टमेंट का तरीका ठीक रहा है क्योंकि देश आगे ही बढ़ा है। लेकिन बायस अभी भी सेफ्टी के तरफ है, ये सेफ्टी के आगे ही जीत है। थोड़ा रिस्क अगर परख लें और सेफ्टी को जो एक बायस लेके चलते हैं उसके आगे थोड़ा बढ़ें, तो ये 10 साल भारत के लिए एक बेहतरीन 10 साल हैं। और उसका एक बहुत ही आसान तरीका अपने लाइफ में ये ग्रोथ को लाना ये कैपिटल मार्केट्स के थ्रू हैं। 10 साल में ये कैपिटल मार्केट्स में जो बैठ जाएंगे खरीद के, शायद 10 साल बाद मुझे अगर वो पैसे से एक छोटा सा लंच खिला दे तो वो शायद मैं अपना एक गुरु दक्षिणा मानूंगा। लेकिन ये इसको अगर आप जाने दें तो जो नुकसान आपके साथ हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। अभी भी सबको अगर मैं पूछूं कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्थ या वेल्थ, सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे हेल्थ, लेकिन मन में तो वेल्थ ही रहता है। और लोग ज़्यादा अभी जीने लगेंगे, जब आप 80-90 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप मान के चले आपका एक ही साथी है, वो है पैसा। अगर आप पैसा वो टाइम में ना संवार सकें तो वो जो लाइफ बनेगा उसके बारे में थोड़ा सोचिए। इसलिए निवेश करना इम्पॉर्टेंट है, ना निवेश करना आज के डेट में ना एक क्राइम है। तो इसलिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाए। ये देश एक बहुत ही अच्छा समय में गुजर रहा है। अब हम उनके तरफ चलते हैं जो निवेश, ये स्वरूप ने बताया कि आप कैसे निवेश करें। वो जो सामान्य निवेशकों से बड़ा जोखिम लेते हैं, जो स्टार्टअप को फंड करते हैं। और अपूर्व 2024 में आपने 48 डील्स की, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इससे ज़्यादा का रेट था। इतनी स्पीड में ये कैसे तय करते हैं कि कहीं गलत जोखिम तो नहीं ले रहे हैं? रिफाइन कैसे करते हैं और किन से दूरी बनाई ये ज़रूर बताइएगा। किसको नहीं छुआ आपने ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है। इसमें जितना बड़ा रिटर्न है उतना बड़ा रिस्क भी है। और ये जो इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाते हैं वो उनको ये चीज़ पता होती है। आज हम हर तीसरे दिन एक स्टार्टअप में पैसा डाल रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट इन एशिया इन टर्म्स ऑफ अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँ तो आपके सामने ओयो रूम्स नहीं होता। 2012 में जब मैंने ओयो में पैसा डाला था पहला चेक, आपके सामने भारत पे नहीं होता, आपके सामने जेटवर्क नहीं होता, आपके सामने शिप रॉकेट नहीं होता। आज हमारी 11 यूनिकॉर्न्स हैं। आप जब भी सुनते हो प्रधानमंत्री जी को तो सुनते हो कि इतनी यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में 110, तो उसमें से 11 हमारी है। तो रिस्क तो लेना पड़ता है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। और ये उनके ऊपर रिस्क लिया जा रहा है जो हमारा फ्यूचर है। जब मैंने ओयो के फाउंडर के ऊपर पैसा डाला था वो 17 साल का था। अभी मेरी लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी जो बंदा आया है वो करीब और ये सब छोटे छोटे सिटीज़ से एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। ओयो फाउंडर जो आया था वो उड़ीसा में रायगढ़ से आया था। जेटवर्क जो अभी 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी है, उसका 15,000 करोड़ का रेवेन्यू है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी एक उड़ीसा का बंदा है। रेने कॉस्मेटिक्स अहमदाबाद की कंपनी, वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग कॉस्मेटिक कंपनी। अगर आप लोग लेडीज़ हैं तो रेने की अगर आप लोगों ने लिपस्टिक वगैरह आई एम श्योर यंगस्टर्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो छोटे छोटे सिटीज़ से एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं, इनको उनकी एस्पिरेशंस को पंख देने के लिए आपको एक कैपिटल लगती है और वो थोड़ा रिस्की होती है। वो एक अनलिस्टेड है और रिस्क तो किसी भी बिजनेस में होता है। ऐसा नहीं कि अनलिस्टेड में रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड में रिस्क नहीं, हर चीज़ में रिस्क है। लेकिन इसमें अगर जब सफलता मिलती है तो कंपनी कम से कम 1 लाख लोग जॉब देती है। अभी आज हमारी अगर 500 इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसमें कम से कम उन लोगों ने 2 लाख जॉब्स दी हैं। तो ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो इंडिया को ऑलरेडी 3rd बना चुकी है ग्लोबल लेवल पे और बहुत जल्दी
हम लोग आगे जाने वाले हैं। और किससे दूरी बनाते हैं ये भी बता दीजिए, किसको नहीं टच करते इन्वेस्टमेंट में भी बता दीजिए। तो देखिए, ये हमारे पास में पिछले 10 साल में करीब 58,000 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया, उसमें से हमने 500 कंपनी में पैसा डाला है। तो आप समझ सकते हो कि हिट रेशो काफ़ी कम होता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई एंटरप्रेन्योर पसंद नहीं आया तो इसलिए पैसे नहीं डाले, या कोई कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। इट इज़ द मेरिट ऑफ द डील।